हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे आप लोगों का आरओ का एग्जाम आना है। साथ ही साथ में दोस्तों अभी उत्तराखंड एसआई, उत्तराखंड पुलिस व अन्य फॉर्म भी आपके लोगों के आने हैं दोस्तों। और ये जो ऐसा पोर्शन है ना कि ये आपको किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आपको ये हेल्प पहुंचाएगा। तो दोस्तों मैंने इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों को ही इंक्लूड किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी इस वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ज़्यादा समय न खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों आप लोगों ने बताना है पूरे वर्ल्ड का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों किलायू जो है यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों ये जो किलायू ज्वालामुखी है यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न तो यह हो गया कि विश्व का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है। लेकिन दोस्तों आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तब दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोटोपैक्सी। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह कितना है। दोस्तों मैं इसमें किसी प्रकार के ऑप्शन वगैरह नहीं बोलूँगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, सौर मंडल में सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि किस एक ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों शनि जो ग्रह है सैटर्न, दोस्तों इसका सौर मंडल में सबसे कम घनत्व है। बात करी जाए दोस्तों हमारी पृथ्वी की, तो सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह हमारा पृथ्वी है। तो दोस्तों आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है, सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का और सौर मंडल में सबसे कम घनत्व शनि ग्रह का। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश में पाए जाते हैं? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि सबसे ज़्यादा आइलैंड किस देश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों लगभग 13,000 के समथिंग पे को आइलैंड यहाँ पर इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। आप लोगों ने जरूर से ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, सार्क सार्क में दोस्तों कितने देश शामिल हैं? आप लोगों ने बताना है कि सार्क में शामिल देशों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों 8 इसमें शामिल देशों की कुल संख्या है। और दोस्तों ये 8 देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों म्यांमार, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। दोस्तों ये जो हमारे 8 देश हैं यह हमारे सार्क में शामिल देश हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में करी गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों काठमांडू नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि किस एक कॉन्टिनेंट को दोस्तों वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसको सफ़ेद कॉन्टिनेंट यानी सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। अब दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों साल भर अंटार्कटिका महाद्वीप में बर्फ़ जमी रहती है, जिस वजह से दोस्तों यहाँ सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई देता है, इसलिए इसको सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। बाकी दोस्तों कभी आपसे पूछा जाए काला महाद्वीप किसे कहा जाता है, तब आप ध्यान रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ग्रीनलैंड जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ग्रीनलैंड विश्व के सबसे बड़े द्वीप पर एक छोटे से देश डेनमार्क का कब्जा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? अब दोस्तों लैंडलॉक कंट्री को हिंदी में बोला जाता है स्थलबद्ध देश। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश बोलेगा या फिर विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री अगर पूछता है तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कजाकिस्तान दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ नेपाल, भूटान यह भी हमारी लैंडलॉक कंट्री में ही आते हैं। लैंडलॉक कंट्री ऐसी कंट्री होती है दोस्तों जो चारों ओर से जमीनी भाग से घिरी हो, पानी वाले भाग से ना घिरी हो, वह दोस्तों लैंडलॉक कंट्री कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ग्वादर बंदरगाह जो है वह एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह है और यह पाकिस्तान में स्थित है।
अगला प्रश्न हमारा, किस देश को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किस एक देश को कहते हैं। तो आप जानते होंगे दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सभी स्टेट्स आते हैं। और दोस्तों इसके आगे हमारा म्यांमार देश लगता है, तो उसी को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों म्यांमार आपने ध्यान रखना है, इसको पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शान का पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों कई ज़्यादा बार ये हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, शान का पठार। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शान का पठार दोस्तों म्यांमार में स्थित है। किन नदियों के बीच में स्थित है दोस्तों, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इरावदी और साल्वीन, दोस्तों इरावदी और साल्वीन नदियों के मध्य में शान का पठार स्थित है म्यांमार में। आप लोगों ने ध्यान रखना है, यह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ पठार है, धान की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि आसियान की जो स्थापना है वह किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में करी गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। भारत दोस्तों इसका सदस्य नहीं है। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 10 है, लेकिन दोस्तों इसमें भारत शामिल नहीं है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। मगर दोस्तों इसमें भारत वैसे तो शामिल नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें भारत को सलाहकार का दर्जा दिया गया था, और ये दर्जा दिया गया था दोस्तों वर्ष 1996 में। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई है जकार्ता इंडोनेशिया में, और दोस्तों भारत को इसमें सलाहकार का दर्जा वर्ष 1996 में दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब दोस्तों अभी तो आपने देखा था विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो कि था दोस्तों ग्रीनलैंड। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों बोर्नियो जो आइलैंड है यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों। और जो दोस्तों ये बोर्नियो आइलैंड है, ये आइलैंड में दोस्तों 3 देश लगते हैं, यानी कि एक मालदीव, इसमें मालदीव का कुछ भाग इस आइलैंड में पड़ता है, साथ ही साथ में दोस्तों इंडोनेशिया का कुछ भाग इसमें पड़ता है, और एक देश दोस्तों ब्रुनेई इसी आइलैंड में स्थित है। तो दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और 3 देश इसमें स्थित हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई यानी प्रशांत महासागर किस जगह पर सबसे गहरा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। 11,033 मीटर दोस्तों यह गहरा है। तो दोस्तों यहाँ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे गहरा स्थान भी मेरियाना ट्रेंच ही है, 11,033 मीटर दोस्तों इसकी गहराई है। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए प्रशांत महासागर की दोस्तों दूसरी सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो तब आपने दोस्तों ध्यान में रखना है कि मिंदनाओ ट्रेंच दोस्तों प्रशांत महासागर की दूसरी सबसे गहरी खाई है। तो दोस्तों पहली सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच हो गई, और दोस्तों दूसरी सबसे गहरी खाई मिंदनाओ ट्रेंच होगी। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो दोस्तों जावा ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच। दोस्तों जावा ट्रेंच और सुंडा ट्रेंच दोनों एक ही हैं। दोस्तों यह हमारे हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। अगला प्रश्न है, एशिया का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि एशिया का मैनचेस्टर किस एक शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों संघाई जो कि चीन में स्थित है, इसको दोस्तों एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे मैनचेस्टर सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, और दोस्तों संघाई जो है चीन का, यह भी सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे दोस्तों एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों यांगजी नदी जो कि दोस्तों चीन में बहती है, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। लगभग 6,300 किलोमीटर दोस्तों यह बहती है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, और यह हमारे एशिया की सबसे बड़ी नदी है। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। 2,525 किलोमीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है। अगला प्रश्न हमारा, 2 बड़ी जगहों के बीच पानी का पतला रास्ता क्या कहलाता है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि 2 बड़ी जगहों के बीच में पानी का जो पतला रास्ता होगा वह रास्ता कहलाएगा क्या? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों 2 बड़ी जगहों के बीच पानी का पतला रास्ता जल संधि कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्ट्रेट कहते हैं दोस्तों। आप लोगों ने ध्यान रखना है साथ ही साथ में कि 2 बड़ी जगहों के बीच अगर पानी का कोई बड़ा रास्ता होता है, दोस्तों 2 बड़ी जगहों के बीच पानी का अगर कोई बड़ा रास्ता होता है यानी मोटा रास्ता होता है, तो दोस्तों वह रास्ता चैनल कहलाता है। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगर पानी का पतला रास्ता है तो दोस्तों जल संधि स्ट्रेट कहलाएगा, लेकिन दोस्तों अगर बड़ा रास्ता है तो वह चैनल कहलाएगा। आप लोगों ने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अनातोलिया का पठार
किस देश में स्थित है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों तुर्की में अनातोलिया का पठार स्थित है, आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, लाल सागर व अदन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि लाल सागर व अदन की खाड़ी को कौन सा जो दोस्तों स्ट्रेट है वो जोड़ता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों लाल सागर और अदन की खाड़ी को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। और दोस्तों लाल सागर के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है। लाल सागर का दोस्तों पानी जो है वह लाल है, और यह पूछा जाता है कि लाल सागर का पानी किसकी वजह से लाल हो रखा है। तो दोस्तों ट्राइकोडेस्मियम एक शैवाल है, ट्राइकोडेस्मियम शैवाल के कारण से दोस्तों लाल सागर का पानी लाल रंग का है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रब अल खाली किस देश में स्थित है? दोस्तों ये हमारे ज्योग्राफी का अंतिम प्रश्न है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। आप लोगों ने बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रब अल खाली किस देश में स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल रब अल खाली सऊदी अरब में स्थित है। बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे मक्का मदीना भी सऊदी अरब में ही स्थित है। दोस्तों यहाँ पे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो रही है। आप लोगों का जो भी स्कोर होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ से हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रारंभ हो रहे हैं। आप लोग दोस्तों इसमें भी अभी तक अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं प्रश्नों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते रहूँगा, जिससे कि दोस्तों आपको आपके एग्जाम में हेल्प जरूर हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इटली से दोस्तों विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों थोड़ा सा और डीप में जाए तो इटली के फ्लोरेंस नगर से, दोस्तों इटली के फ्लोरेंस नगर से दोस्तों पुनर्जागरण की स्टार्टिंग मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची की यह प्रसिद्ध पेंटिंग है द लास्ट सपर। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची से आप लोगों को ध्यान में आया होगा मोनालिसा की पेंटिंग। आप सभी जानते होंगे दोस्तों मोनालिसा की पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है इनकी। इसी के साथ साथ दोस्तों इनकी एक और पेंटिंग द लास्ट सपर, यह भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं इससे। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है द लास्ट सपर और मोनालिसा दोनों ही ये प्रसिद्ध पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि समुद्री रास्ते से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों मैगलन वह व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था, और दोस्तों इसी के द्वारा प्रशांत महासागर का नामकरण भी किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, विश्व में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि विश्व में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों मार्टिन लूथर किंग को विश्व में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। आपने ध्यान रखना है दोस्तों इनके बारे में कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जर्मनी भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया गया था। तो दोस्तों पूछा जाता है कि बाइबिल का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों मार्टिन लूथर किंग ने किया था, और इन्हें ही विश्व में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस देश की क्रांति को विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति कहा जाता है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि कौन सी देश की क्रांति को विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इंग्लैंड की क्रांति को विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड की क्रांति को ही रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कभी पूछा जाए रक्तहीन क्रांति के नाम से किसकी क्रांति को जानते हैं, तो इंग्लैंड की क्रांति को। विश्व की पहली राजनीतिक क्रांति तो दोस्तों इंग्लैंड की क्रांति को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, बोस्टन टी पार्टी घटना किस वर्ष हुई थी? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है बोस्टन टी पार्टी यानी बोस्टन चाय पार्टी घटना किस वर्ष हुई थी, दोस्तों आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों वर्ष 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटना हुई थी। अगर दोस्तों आपसे डेट पूछी जाती है तो दोस्तों 16 दिसंबर 1773, दोस्तों 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी घटना यह हुई थी। दोस्तों यह घटना अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो दोस्तों बोस्टन टी पार्टी घटना है इसका नेतृत्व दोस्तों सैमुअल एडम्स के द्वारा किया गया था। आपने इन सभी तथ्यों को दोस्तों जरूर ध्यान रखना चाहिए। बोस्टन टी पार्टी से हमारे उत्तराखंड एग्जाम में 2 से 3 बार अभी हाल ही में दोस्तों प्रश्न बन चुके हैं, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इतिहास में चुड़ैलों का धावा घटना किस क्रांति से संबंधित है?
दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि इतिहास में चुड़ैलों का धावा, यह घटना जो है दोस्तों यह किस क्रांति से संबंधित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों चुड़ैलों का धावा घटना जो है यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत वर्ष 1789 1789 में हुई थी प्रारंभ दोस्तों। और दोस्तों अक्टूबर 1789 में जो फ्रांस की 10,000 महिलाएं हैं, यह दोस्तों इन्होंने फ्रांस की जो दोस्तों राजधानी थी उसका घेराव कर दिया था, जिस वजह से दोस्तों इस घटना को इतिहास में चुड़ैलों का धावा यह संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों वर्ष 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट, दोस्तों जो कि फ्रांस का राजा था नेपोलियन बोनापार्ट, और दोस्तों मित्र राष्ट्रों के बीच में यह दोस्तों वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हो गई थी और उसे दोस्तों कैद करके रख दिया गया था। और वर्ष 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की दोस्तों मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा, इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों काउंट कावूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। और दोस्तों इनके द्वारा ही 1871 में दोस्तों इटली का एकीकरण किया गया था। तो दोस्तों आपने इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। 1871 में दोस्तों इनके द्वारा इटली का एकीकरण किया गया था, इसलिए दोस्तों काउंट कावूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। लेकिन दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों आपने ध्यान रखना है, इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को कहा जाता है, जबकि दोस्तों इटली का बिस्मार्क काउंट कावूर को कहा जाता है। दोनों ही प्रश्न दोस्तों भिन्न हैं, आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। अब दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो दोस्तों बिस्मार्क के द्वारा दोस्तों जर्मनी का एकीकरण किया गया था। और दोस्तों बिस्मार्क को एकीकरण करने के कारण से जाना जाता था, इसीलिए दोस्तों इटली का बिस्मार्क भी काउंट कावूर को कहा गया था। 31वां दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इतिहास में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। पहले तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इतिहास में जो एक खूनी रविवार की घटना है यह किस क्रांति से संबंधित है। तो दोस्तों यह रूसी क्रांति से संबंधित है खूनी रविवार की घटना। और दोस्तों यह घटना जनवरी 1905 में हुई थी। वैसे दोस्तों अगर डेट आपसे पूछी जाती है तो 22 जनवरी 1905 वह दिन था जिस दिन दोस्तों इतिहास में खूनी रविवार की घटना रूस में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, दास कैपिटल व कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं। दोस्तों यह दोनों रचनाएं आपने अपने एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार देखी होंगी, इनसे दोस्तों काफ़ी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपने बताना है कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों कार्ल मार्क्स की यह रचनाएं हैं, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने देशों ने भाग लिया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था। और आप सभी जानते होंगे दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से वर्ष 1918 तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम विश्व युद्ध पूर्ण रूप से किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि पहला विश्व युद्ध जो है वह पूरी तरीके से किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध पूर्ण रूप से वर्साय की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। अब देखिए दोस्तों मैं इसको आपको विस्तार से समझाता हूँ। दोस्तों वर्ष 1914 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था और दोस्तों वर्ष 1918 तक हमारे द्वितीय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है यह चला था, यानी कि कुल 4 वर्षों तक यह युद्ध चला था। और इसमें दोस्तों कुल 37 देशों ने भाग लिया था। मगर दोस्तों 1918 में समाप्त तो हो गया, मगर उसके बाद भी अंदर ही अंदर दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी थी, मतलब शांति वगैरह नहीं फैली हुई थी। इसलिए दोस्तों जून 1919 में वर्साय की संधि हुई दोस्तों। और इस वर्साय की संधि में जर्मनी के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। जर्मनी दोस्तों अपनी 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकता, यह तय किया गया था। जर्मनी के ऊपर दोस्तों पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जितना भी खर्चा आया था समस्त देशों का, उस जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया था। जर्मनी अपनी नेवी नहीं रख सकता, यह दोस्तों जर्मनी के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे। और दोस्तों माना जाता है कि यह वर्साय की संधि ही कारण बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध का, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो जर्मनी थी, जर्मनी में दोस्तों हिटलर आया और हिटलर ने दोस्तों वर्साय की संधि को खत्म करा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रारंभ करा था। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि वर्साय की संधि के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, इटली में फांसीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है।
अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि इटली में फांसीवाद का जन्मदाता किस व्यक्ति को माना जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोस्तों डोमिटो मुसोलिनी। दोस्तों इनका पूरा नाम है डोमिटो मुसोलिनी। इनको दोस्तों इटली में फांसीवाद का जन्मदाता माना जाता है। आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों जिस समय यह फांसीवाद का जन्मदाता इटली में बैठा हुआ था, उसी समय दोस्तों जर्मनी में दोस्तों हिटलर बैठा हुआ था। तो दोस्तों आपने बताना है, अगला प्रश्न आपका है कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोस्तों हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ था। दोस्तों देखिए, दोनों आपने ध्यान रखना है, फांसीवाद का जन्मदाता मुसोलिनी है और नाजीवाद का जन्मदाता हिटलर है। दोस्तों इन्हीं दोनों के द्वारा बाद में अपनी सांठगांठ कर दी गई थी, यानी कि दोनों के दोनों एक पक्ष में हो गए थे और इन्हीं के द्वारा दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था। आप लोगों ने बताना है दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितने वर्षों तक लड़ा गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वह 6 वर्षों तक लड़ा गया था। आपने दोस्तों पीछे देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 वर्षों तक लड़ा गया था, वर्ष 1914 से वर्ष 1918 तक। वही दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से प्रारंभ हुआ और वर्ष 1945 तक दोस्तों यह चला था। कुल 6 वर्षों तक दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों से पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों से हारने वाला अंतिम देश कौन सा था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्तों जापान वह देश था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों से पराजित होने वाला अंतिम देश था। दोस्तों मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, इन दो राष्ट्रों में दोस्तों पूरा विश्व बढ़ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 6 वर्षों तक यह युद्ध लड़ा गया है, 1939 से 1945 तक। कुल दोस्तों 61 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। वहीं दोस्तों और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों से हारने वाला अंतिम देश दोस्तों जापान था। हुआ क्या था दोस्तों, अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु हमला कर दिया गया था, जिससे दोस्तों जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इस प्रकार से मित्र राष्ट्रों से पराजित होने वाला अंतिम देश जापान बना था और यहाँ पर ही दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा समाप्त तो कर दिया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिराया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोस्तों 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नामक, दोस्तों बम का नाम आपने ध्यान रखना है, इसका जो कोड नेम था क्या था, लिटिल बॉय। दोस्तों इस बम का कोड नेम था लिटिल बॉय। तो दोस्तों अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया गया था और इसी के दोस्तों 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी में दोस्तों फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। आपने दोस्तों दोनों बमों के नाम भी याद रखने हैं और दोनों दोस्तों डेट भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु हमले हुए थे। दोस्तों हमारे आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना करी गई थी। हुआ यह था दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी समय समाप्त हुआ था। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए और तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए दोस्तों यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को करी गई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि यूएनओ अभी तक अपने जो थर्ड वर्ल्ड वॉर इसे रोकने में तो कामयाब रहा है। आगे दोस्तों देखना है कि अब किस प्रकार से थर्ड वर्ल्ड वॉर को आगे रोक पाता है। दोस्तों बाकी आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप लोगों की किसी प्रकार की कोई राय है तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी दोस्तों आपको इसी प्रकार से जीके जीएस के टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट इसमें लगातार कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।